नवाब बनाया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब डालना हेडिंग इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद कहां पे है? यूपी में। हमें लगा पृथ्वी पे है। आज इसको किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं। कितनी हुई है? दो। और दोनों संधि को बस प्रथम संधि द्वितीय संधि कहा जाता है। प्रथम संधि हुई थी किसके साथ? लिखना बता आप लोगों को, शाह आलम द्वितीय। और द्वितीय संधि किसके साथ हुई? अवध के नवाब कौन है? सुजाउल दौला। ठीक है ना। एक जो संधि हुई है, लिखना मत कुछ भी, अभी मैं सब लिखवाऊंगा। पहली जो संधि हुई है वो 12 अगस्त 1765 को हुई है, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। ये डेट याद रखना है। अभी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आए थे। पूछा गया था कि जो है प्रथम संधि कब हुई, उसमें मिलाने को आया था, कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना कब हुई थी बाद में। तो उसे जो है उसमें डेट पूछा जाता है। ये तो मैं डेट याद रखना क्या है, जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सरल होते हैं, लेकिन हमें वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमें डेट याद नहीं होते हैं। बढ़े आगे हम लोग। अब यहां गौर करना कि जब ये संधि हुई तो संधि के तहत अंग्रेजों ने, अब अंग्रेजों की ओर से केवल संधि करने वाला कौन था? कलायू। तो कलायू ने इलाहाबाद की संधि, पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ की, और द्वितीय संधि किसके साथ की? दौला के साथ। याद रहेगा, लिखना एक पॉइंट। बक्सर युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद लास्ट लाइन में फिर से बोल रहा हूं ज्योति, लिखना 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अच्छा हाँ, 9 फरवरी सॉरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई, और अंग्रेजों ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का अगला नवाब बनाया। ठीक है, ओके। बढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा? बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कलायू के नेतृत्व में, कलायू के नेतृत्व में दो अलग अलग संधियां की, दो अलग अलग संधियां की, संधियां की, जिसे इतिहास में, जिसे इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। संधि के नाम से जाना जाता है। चले आगे। अब डालना हेडिंग इलाहाबाद की प्रथम संधि। डालना हेडिंग इलाहाबाद की प्रथम संधि किससे किसके बीच हुई है, पहला पॉइंट ये लिखना है, पर डेट लिख लेना 12 अगस्त 1765। अपना बर्थडे भूल जाना, लेकिन ये बर्थडे मत भूलना संधि का। 12 अगस्त 1765 संधि किससे किसके बीच हुई है? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह किसके बीच? शाह आलम द्वितीय। लिखना पहला पॉइंट। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई है। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बीच हुई है। शाह आलम द्वितीय के बीच हुई है। इसको अंडरलाइन करो पहले। पूछा जाएगा इलाहाबाद की पहली संधि किससे किसके बीच हुई है, तो इलाहाबाद किसके बीच हुई है? क्लाइव और किसके? शाह आलम द्वितीय। और डेट क्या है? 12 अगस्त 1765। चले अब लिखना संधि की शर्तें। इन शर्तों को बहुत अच्छे से लिखना।
आजकल एग्जाम में शर्तें पूछने लगे हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें कौन कौन सी शर्त थी, कौन शर्त नहीं थी, ठीक है ना, और उन शर्तों को समझना भी है ध्यान से। नंबर एक, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, दीवाना मत लिखना, दीवानी का अधिकार दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। अब इसको समझना सब लोग ध्यान से, ठीक है, तो समझ लेना, जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज अगर आप लोग कोर्ट जाते हैं, कभी कोई कोर्ट गया हो, तो कोर्ट 2 तरह का होता है, एक होता है दीवानी कोर्ट और एक होता है कौन सा, फौजदारी कोर्ट, ठीक है। जो राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं, कोई लगान चाहे कोई पैसे से जुड़ा जो भी मामला होगा, वो किस कोर्ट में देखा जाएगा, दीवानी। यानी कहीं खून गिर गया, कत्ल हो गई, मारपीट हो गया, तो किस कोर्ट में जाता है, फौजदारी। अब यहां गौर का दूसरी चीज जो बताना था, ध्यान देना। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार है। जीएसटी नाम सुना होगा, जीएसटी, अब सबको इंक्लूड कर दिया गया, तो जीएसटी लगाने किसके पास अधिकार है, केंद्र के पास। उस समय भी कर लगाने का अधिकार जो होता था वो किसके पास होता था, मुगल बादशाह के पास। तो जो कर से जुड़ा हुआ मामला होता है उसको एक शब्द में बोला जाता है दीवानी। क्या बोलते हैं, दीवानी, ठीक है। और जो प्रशासन देखा जाता है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रशासन किसके जिम्मे है, तो बताएगा, मुख्यमंत्री। किसके जिम्मे है, मुख्यमंत्री, अर्थात किसके जिम्मे है, सीएम। तो उस समय जब मुगलों का समय था, तो प्रशासन अगर किसी प्रांत में देखना है तो उसको देखने वाला व्यक्ति कौन था, सूबेदार, ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया, बंगाल पे किया अधिकार, और इलाहाबाद की जब संधि किया और मुगल बादशाह संधि किया, तो उस समय कर लगाने का अधिकार किसके पास था, केंद्र के पास, अर्थात मुगल बादशाह के पास। तो अंग्रेजों ने दीवानी का अधिकार बंगाल से किससे ले लिया, मुगल बादशाह से। अब समझ में आया, क्योंकि कर लगाने का अधिकार किसके पास है, मुगल बादशाह के पास था, लेकिन बंगाल का प्रशासन किसके पास था, सूबेदार। कभी सूबेदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नवाब की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात किसी कर रहे हैं, मुगल बादशाह की। तो मुगल बादशाह जो कर लगाता था, अब वो नहीं लगाएगा, वो किसको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, अंग्रेजों को, ठीक है। वही लिखा है, क्या लिखा है लास्ट में, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। अब समझ में आया दीवानी क्या होता है। जहां दीवानी लिखा वही बेकर में लिखना राजस्व या कर, टैक्स। टैक्स को एक शब्द में दीवानी भी बोला जाता है, ठीक है। अब आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी किससे प्राप्त की, तो क्या बताएंगे, शाह आलम द्वितीय से। और किस संधि के तहत, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। याद रहेगा, जो लोग ऑनलाइन में समझ में आ रहा है कि वैसे ही बैठे हैं सब रजाई में। नंबर 2, एक बार जब मैप खोलना सब लोग, यूपी का मैप खोलना, इलाहाबाद पे पेन रखना अपनी सब लोग, यूपी का मैप खोलो और इलाहाबाद, इलाहाबाद मिला सबको। इलाहाबाद के पूरब में देखो, इलाहाबाद के पूर्व पश्चिम में देखो, लिखा एक जिला लिखा होगा कौसाम्बी, पेज नंबर 21, अंजलि पेज नंबर 21, मिला सबको। इलाहाबाद के बगल में कौसाम्बी लिखा है। कौसाम्बी को उस समय बोला जाता था कड़ा। क्या बोला जाता था, कड़ा। और इलाहाबाद में एक जिला था मानिकपुर, वहीं इलाहाबाद में ही है, मानिकपुर है, ठीक है। तो वो अवध के राजा के पास था। इलाहाबाद और कड़ा किसके पास था, अवध के राजा के पास था। तो दीवानी के बदले
अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से इन 2 जिलों को ले लिया और किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय को। तो लिखना, कंपनी ने अवध के नवाब से, दूसरी शर्त है, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा ब्रैकेट में कौसाम्बी, कड़ा ब्रैकेट में कौसाम्बी। एक बार क्वेश्चन यही पूछ दिया गया कि इलाहाबाद की संधि में जो कड़ा है वर्तमान में क्या है? कौसाम्बी। ठीक है, कड़ा ब्रैकेट में कौसाम्बी और इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को अंग्रेजों द्वारा दे दिया गया, अंग्रेजों द्वारा दे दिया गया। दे दिया गया। तीसरा पॉइंट, मुगल बादशाह ने, तीसरा पॉइंट है, मुगल बादशाह ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। बादशाह ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। अगला पॉइंट, चौथा, कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, क्योंकि दीवानी जब ले लिए हैं तो राजा का खर्च कैसे चलेगा? तो खर्च चलाने के लिए उनको पैसा कितना दिया जाएगा? 26 लाख रुपए वार्षिक। राजा है ना, उनका खर्च भी अलग होगा, फ्रिज लाना होगा, एसी लाना होगा। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। समझ में नहीं आया? अब यहां गौर करना ध्यान से कि मैंने बताया था कि अकबर द्वितीय थे जिन्होंने पेंशन जब कम कर दिया गया था अकबर द्वितीय की, तो राजा राममोहन राय गए थे कहां बात करने के लिए? इंग्लैंड। तो वो पेंशन जो 26 लाख है वो घटी कितनी हो गई थी? 12 लाख। तभी भाग के कहां गए थे वो? इंग्लैंड। राजा की उपाधि दिया, लेकिन वो लौट के आए नहीं। ठीक है ना? चलिए अब लिखना, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765, 4 दिन के बाद ही यह संधि हुई है। 12 तारीख को, 12 अगस्त को यह हुई है पहली, और 16 अगस्त को दूसरी। ठीक है ना? लिखना, यह संधि किसके बीच होगी? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और किसके बीच में? लिखना ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए बिना। ठीक है, लिखना, दूसरी संधि लिखना, यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई। उसको अंडरलाइन करना या इंपॉर्टेंट लिखना वहां। ठीक है, तो ये 2-3 बातें याद रखना कि इलाहाबाद की पहली संधि किसके साथ हुई है और इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके साथ हुई है। ठीक है, और संधि जब हुई है किस तारीख को हुई है? 12 अगस्त और किस दिन? 16 अगस्त। ये बार बार मैं इस शब्द को इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है और हमसे भी गलत हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत वो हैं, नहीं बोलूंगा कि क्या। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, ये याद रखना कि किसके बीच हुई है और ये कब हुई है। ठीक है ना? अब लिखना, संध की शर्तें। संध की शर्तें। ठीक है, अब एक चीज गौर करना, जब अंग्रेज कहीं किसी साथ युद्ध लड़ते थे, जब युद्ध जीत जाते थे तो उनसे युद्ध का हर्जाना मांगते थे। युद्ध का हर्जाना हमें दो, क्योंकि आपने नुकसान मेरा किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना, अवध के नवाब से कंपनी ने
अवध के नवाब से कंपनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, अवध के नवाब से कंपनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपया मांगा, मांग की, 50 लाख रुपए की मांग की। 50 लाख कौन लाइन कर लेना। दूसरा, चुनार का क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने पास रखा। चुनार दिखाता हूं कहां है चुनार। चुनार का क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने पास रखा, अवध के नवाब से ले लिया। ठीक है, अब एटलस खोलना। देखो वहीं पर जो एटलस खोला है आपने 21 नंबर पेज पे, देखो वहीं बनारस होगा। वहीं देखो इलाहाबाद के पूरब में बनारस होगा, बनारस के बगल में मिर्जापुर होगा। पेज नंबर 21 मिर्जापुर है, और मिर्जापुर में देखो वहीं लिखा होगा चुनार। दिखा आपको? कैसे दिखेगा, आपके पास तो मैप ही नहीं है। दिखा कि नहीं दिखा? चुनार मिला? तो चुनार की खासियत कोई बताएगा? यहां पे लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल बलुआ पत्थर। और यहीं पर जो अशोक की जितने भी वो हैं क्या स्तंभ, सब इसी के पत्थर से बने हैं। लिखो कहीं कहीं किनारे लिखो, ये मुरारी बाबू कथा थोड़ा चल रही है। लिखो ब्रैकेट में कहीं चुनार क्यों फेमस है, लिखो वहां लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है जिससे अशोक के स्तंभ बनाए गए हैं। वहां नहीं लिख, कॉपी में लिख लो, वहां गोदो मत। तो लिखा है तो लिख लो फिर। ये सब अतिरिक्त ज्ञान है, ठीक है, और जरूरी है। नहीं जरूरी होगा तो याद नहीं रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अवध के नवाब से, पहले मैप खोले और देख लो एक बार, मैप खोले हो तो देखो वहीं पे बनारस के नॉर्थ में एक जिला होगा गाजीपुर, लिखा है बनारस लिखा होगा, फिर गाजीपुर लिखा होगा, मिला? तो गाजीपुर का जिला और बनारस जिला भी अवध के राजा के पास था, वो भी अंग्रेजों ने क्या किया, ले लिया। तो लिखना अगला, अंग्रेजों ने नवाब से, अगर नवाब बोल रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, अवध के नवाब से, ठीक है। लिखना, अंग्रेजों ने नवाब से बनारस और गाजीपुर के जिले की जागीर या जिले राजा बलवंत सिंह को, राजा लिख लो समझाता हूं, राजा बलवंत सिंह को अंग्रेजों ने नवाब से बनारस और गाजीपुर की जागीर या जिले राजा बलवंत सिंह को सौंप दिया। राजा बलवंत सिंह को सौंप दिया। समझाता हूं क्या है, कौन है ये बलवंत सिंह। राजा बलवंत सिंह को सौंप दिया। ये जो बनारस का क्षेत्र था ये नवाब के पास था, और बलवंत सिंह बनारस के राजा थे, और उनसे अंग्रेजों की साठगांठ क्या थी, बहुत अच्छी थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, बताऊंगा आगे, तो लॉर्ड कैनिंग गया था इंग्लैंड। लॉर्ड कैनिंग उस समय था, वहां की पार्लियामेंट में उसने दो राजाओं का नाम लिया था। कहा कि अगर दो राजा ना होते तो हम उसी समय सत्ता खो देते। कौन कौन? एक सिंधिया और एक बनारस के राजा। इन दोनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों की क्या की थी, मदद की थी। और सबसे ज्यादा रोल किसका था, सिंधिया का। बस समझ में, झांसी की रानी की अगर डेथ हुई, तात्या टोपे हारे, नाना साहब हारे, तो उसके पीछे कारण कौन था, सिंधिया थे, वही मदद करते थे। बात समझ में आया? आगे लिखते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? एक पॉइंट और लिखना, अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा का वचन दिया। भविष्य में सुरक्षा का वचन दिया, लेकिन वचन कभी फॉलो नहीं होता था। अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा का वचन दिया। गंगा उंगा जल उठाए होंगे कि हम तुम्हें जो है रक्षा करेंगे, लेकिन किए नहीं। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब डालना हेडिंग, बंगाल में द्वैध शासन।
सबके पास मोबाइल होगा। कोई ऐसा है जो मोबाइल से वंचित हो धरती पे? सबके पास है ना? किसके पास नहीं है? नहीं है तुम्हारे पास मोबाइल? अरे, अगर किसी के पास मोबाइल सबके पास होगा, और मेरे ख्याल से उसमें डबल सिम लगता होगा। डबल, एक सिम से काम नहीं चलता हम लोगों को ना, डबल सिम लगता होगा। हमारे पास भी ऐसा नहीं है। डबल सिम को क्या कहते हैं, उस मोबाइल को क्या कहते हैं? डुअल सिम, यही बोलते हैं ना। तो अगर किसी क्षेत्र में दो दो तरह के सत्ता चल रही हो, एक ही क्षेत्र में दो सत्ता चल रही हो, तो उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? द्वैध शासन। तो आपके मोबाइल में भी क्या चल रहा है? द्वैध शासन। ठीक है। ये बताने के पीछे कारण केवल इतना था कि आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। डालना हेडिंग, बंगाल में द्वैध शासन। हिंदी में द्वैध का मतलब ही होता है द्वैध। ठीक है। तो आपका मोबाइल भी द्वैध है, द्वैध शासन में चल रहा है। हाँ, दोहरा। बंगाल में द्वैध शासन लिख लिया, 1765 से 1772। अब इसी को समझना है सबको। 1765 से लेकर 1772 के बीच में द्वैध शासन चला था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? तो इसमें पहले हमें ये याद रखना है, जो लोग ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा बता देना मुझे। पहले हमें यह समझना है कि द्वैध शासन होता क्या है। कुछ समझ में आ गया होगा, मोबाइल में उदाहरण दिया हूं, बाकी समझ मैं पहले समझा देता हूं, ध्यान समझना। कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन ये कौन सा क्षेत्र बताया गया है? बंगाल ना। बंगाल में द्वैध शासन। अगर बंगाल प्रांत में एक ही प्रांत है, लेकिन दो तरह की अगर सरकार काम कर रही है, दो तरह की सरकार काम कर रही है, तो उस व्यवस्था का नाम क्या दिया जाएगा? द्वैध शासन। अंग्रेजों ने क्या किया, द्वैध शासन के अंतर्गत एक तरफ रखा किसको? दीवानी को, और एक तरफ रखा निजामत को। निजामत का मतलब होता है प्रशासन। कोई डाउट नहीं है? निजामत मतलब क्या होता है? प्रशासन। उर्दू में प्रशासन को निजामत बोलते हैं। अब यहां ध्यान देना, मैंने अभी बताया, कुछ लिखना बात आप लोग, बस समझना। दीवानी का अधिकार अंग्रेजों ने किससे लिया था? मुगल बादशाह से। मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी का अधिकार मुगल बादशाह से अपने पास ले लिया। ठीक है। और निजामत का जो प्रशासन का काम था बंगाल का, वो किसके पास था? वहां के नवाब के पास था। किसके पास था? वहां के नवाब के पास था। अब दोनों पावर किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के। समझ में नहीं आया? और पहले क्या था कि जो नवाब होते थे वो प्रशासन भी देखते थे और कर की वसूली भी करते थे। तभी तो दस्तक को रोका था। समझ में नहीं आया? तभी दस्तक को क्या किया था? रोका था। तो अब यहां पर नवाब का काम क्या है? केवल प्रशासन को देखना, और दीवानी का काम कोई और देखेगा। एक ही जगह राजधानी में बैठ के पहले मुख्यमंत्री क्या करता था? नवाब वो प्रशासन भी देखता था, और क्या देखता था? दीवानी भी। और पैसा सारा वसूल के केंद्र सरकार को भेज देता था। आज जो मुख्यमंत्री है वही काम करता है। मुख्यमंत्री देखा होगा, हर राज्य में वित्त मंत्री भी होते हैं। वित्त मंत्री काम क्या है? वित्त मंत्री काम यही है कि जैसे केंद्र में वित्त मंत्री होते हैं, वैसे वित्त मंत्री का वहां काम नहीं है। वित्त मंत्री काम है राज्य के सारे टैक्स को इकट्ठा करना, और किसको भेज देना? केंद्र सरकार को। बाद में केंद्र सरकार से हिस्सा मिलेगा हमें, और उसके लिए हिस्सा के लिए कौन बैठा हुआ है? तो हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। कौन है? वित्त आयोग। अभी 15 वित्त आयोग की रिपोर्ट आने वाली है, तो उसमें बताया गया कि केंद्र को 41 रुपए देना है राज्य को। ये बात बताया गया है, 41% पैसा किसको देना है? राज्य को देना है। ठीक है ना? तो उसके लिए वित्त आयोग है। तो उसी समय, अब यहां गौर करना, द्वैध शासन क्यों कहा गया? कि प्रशासन का काम पहले नवाब देखता था और दीवानी भी देखता था, लेकिन अब यहां क्या है? दीवानी के लिए अलग व्यक्ति है, और निजामत के लिए क्या है? अलग व्यक्ति है। इसी दोनों व्यवस्था का नाम क्या दिया गया? द्वैध शासन। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? जो लोग ऑनलाइन में समझ में आए फिर से समझाओ बेटा, दोबारा। हाँ, दोबारा समझा तो फिर से ध्यान देना। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1765 से 1700
72 तक चला। किसने शुरू किया, किसने समाप्त किया, वो बाद में बताऊंगा। पहले द्वैत शासन समझ लेते हैं होता क्या है। एक ही क्षेत्र में जब दो अलग अलग सत्ता चलती हो तो उसको नाम क्या दिया जाता है, द्वैत शासन। पहले क्या था कि जो बंगाल के नवाब होते थे यही जो है प्रशासन भी देखते थे और कर की वसूली करते थे, लेकिन कर जो वसूलते थे वो मुगल बादशाह को वापस कर देते थे, दे देते थे, और वहां से जो हिस्सा मिलता था उसे काम चलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो दीवानी का अधिकार किससे ले लिया, सालन द्वितीय से। अब मुगल बादशाह से कोई मतलब नहीं है, अब मतलब किससे है, अंग्रेजों से। किसके लिए, दीवानी के लिए। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि अभी हम यहाँ पे आए हैं, अभी हम स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारी भाषा अंग्रेजी है और यहाँ लोग बोलते हैं अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, हमारा उनसे मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि दीवानी के लिए किसी भारतीय को नियुक्त कर देते हैं और निजामत के लिए भी किसी नवाब को बना देते हैं। तो नवाब किसको बना दिया, नजमुद्दौला को। अब नजमुद्दौला काम क्या है, केवल प्रशासन देखना। अब उनसे राजस्व से कोई मतलब नहीं है। अगर राजस्व से मतलब हो जाता तो ये भी क्या करते, दस्तक बंद कर देते। तो अंग्रेजों ने कहा कि अब दस्तक से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब राजस्व का सारा काम कौन देखेगा, मैं स्वयं देखूंगा। अब मैं किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दूंगा, वो टैक्स इकट्ठा करके हमें क्या करेगा, लाके दे देगा। हमें जो कटौती होती थी अब कटौती नहीं होगी, हमें कितना पैसा मिलेगा, 100%। अब समझ में आया। तो इसी व्यवस्था का नाम क्या दिया गया, द्वैत शासन। लेकिन